भगवान बुद्ध से प्रशिक्षित होकर वो धम्म का परचम पूरे विश्व में फैलाने का कार्य करता था। वैसे ही कार्य, ये जिम्मेदारी हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा ये जो संघ बनाया गया, धम्म सेवक संघ, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें यह कार्य करना है। और हमें हमेशा, जैसे जहाँ भी हो ये कार्यक्रम होता है, बीच में हमारे भारती साहब ने एक और बात कही थी कि कुछ लोगों ने एमपी की एक घटना है, कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन उनको सही संस्कार नहीं मिलने के कारण फिर से पुरानी पद्धति में चले गए थे, हिंदुइज्म को अपना लिए थे। तो क्या है, मैं ऐसे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़ा हूँ और मैं उसका धम्म मित्र हूँ। विगत 15 सालों से कार्यक्रम होते हैं, मैं उसका, और जितना से ज्यादा हो लोगों को जो धम्म की जानकारी, किसी के धर्म की बुराई नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी अच्छाई बताना है। किसी की बुराई करने से हम अपनी अच्छाई को नहीं दबा सकते। तो हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारी अच्छाई उभरेगी, ऐसे नहीं। हमें अपनी अच्छाई बताना, अपने कार्य के द्वारा बताना। तो मैं जहाँ भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, किसी का घर प्रवेश का हो या अमांगलिक कार्यक्रम हो, मृत्यु का पुण्य अनुमोदन हो या वर्षगांठ या गृह, तमाम ऐसे जो कार्यक्रम है मैं वो उसको करता हूँ। और जो भी धम्म का कार्यक्रम है मैं उसमें संलग्न होता हूँ। बाबा साहब के मूवमेंट से भी जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे और भी संगठन, तो उसमें मैं सहभागी बनता हूँ, क्योंकि हमको सहयोग करना है। भले हम उसमें किसी पद को ग्रहण ना करें, लेकिन हमको सहयोग, एक संगठनात्मक अपना ये वो दिखाना है कि हम इतने लोग हैं। जब तक हम उसमें सहभागी नहीं बनेंगे तो हमारा कोई भी संगठन जो बाबा साहब या बुद्धिज्म को लेकर चलता है, उसमें हमारी संख्या, ऐसे ही हमारे लोग हैं पहले से मतभेद में, एक दूसरे के मतभेद में जकड़े रहते हैं। तो ये सबको हमको ध्यान में रखना है। एक बार की घटना है, और जैसे अभी हमारे भारती साहब ने कहा कि 17 और 18 मार्च 2024 को धम्म सेवक, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्य में, इस जो अभी जो आरबीएम के थ्रू होने वाला है आगरा में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का धम्म का परचम फहराने का काम करेंगे। तो मैं एक घटना बताता हूँ कि एक बार की घटना है, एक इटालियन पत्रकार इंडिया आया था, ये बाबा साहब के समय की घटना है। और वो इटालियन पत्रकार, उसका शायद प्लेन कुछ विलम्ब था, वो किसी कार्य से इसमें पत्रकार वार्ता में आया था। तो उनके मन में जिज्ञासा है कि हमारे ये देश में बड़े बड़े जो नेता है, मतलब भारत के, तो मैं उनसे जाकर मिलूं। तो वो कहते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री थे, उनके घर गए। तो उनके घर के जो द्वारपाल है उसने बोला कि नेहरू साहब अभी सो रहे हैं, आपको जो भी पूछना है, जो भी चर्चा करना है तो आप कल सुबह आइए, अभी वो सो रहे हैं। उसके बाद उसके मन में जिज्ञासा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर जाना चाहिए। वो उनके घर भी जाते हैं, तो वहां का भी द्वारपाल कहता है कि ये जो मेरे जो अभी पटेल साहब अभी सो रहे हैं, और जो भी आपको चर्चा करना है तो आप अभी नहीं कर सकते, उनसे अगर मिलना है तो आपको कल आना पड़ेगा। फिर उनके मन में जिज्ञासा होती है कि और एक महानायक है या महापुरुष है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके वहां पर जो 26 अलीगढ़ रोड पे दिल्ली में स्थित है, वहां पर उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो वहां पर वो जाते हैं पत्रकार इटालियन, और देखते हैं तो बाबा साहब के घर की जो लाइट है, रूम की जहाँ वो अध्ययन करते थे, स्टडी रूम, वो लाइट चालू रहती है। तो पत्रकार द्वारपाल से बोलता है कि मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात करना है। तो द्वारपाल कहता है कि आप रुक जाइए, मैं आपका परिचय बाबा साहब तक पहुंचाता हूँ। और वह, ये करीब रात के 1-1:30 बजे की घटना है, ऐसा सुनने में आया है, बताया गया है। तो उस समय बाबा साहब, वो द्वारपाल जाकर बोलता है कि बाबा साहब, एक इटालियन पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या मैं, आपकी अनुमति है? तो बाबा साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल, उनके ससम्मान उनको बुलाइए। और वो इटालियन पत्रकार बाबा साहब के पास जाकर कहता है कि बाबा साहब, मैं ये नेहरू जी के वहाँ आवास पे गया था, तो वो उनके घर की, मतलब उनके बंगले की लाइट बंद थी, द्वारपाल ने मुझे कल आने के लिए कहा। पटेल जी,
और भी जो बाकी आपके घर की लाइट चालू और आप अभी तक जाग रहे हैं, तो बाबा साहब उनको एक टूक में कहते हैं कि ये जो उनके जो लोग हैं वो जाग रहे हैं बोले, इसलिए उनके जो नेता है वो सो रहे हैं बोले, लेकिन मेरा समाज, मेरा हर व्यक्ति सोया हुआ है, इसलिए मैं आज जाग रहा हूँ कि मैं अगर जागूंगा तो उनको आने वाले समय में जगा सकूंगा। तो कितनी बड़ी बात बोलते हैं। तो ऐसा ही प्लेटफार्म हमें धर्म प्रकाश भारती जी ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मार्फत से के द्वारा धम्म सेवक संघ यह प्लेटफार्म जो प्रदान किया है, तो इसमें हमें पूर्ण जागृति पूर्ण कार्य करना है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। तो इस तरह से मैंने अपने जो विचार है, मनोगत आप सबके समक्ष रखा हूँ। आप सबने मुझे अवसर दिया, तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, संचालन महोदय का। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय शैलेश जी। अब कार्यक्रम की अगली गति में माननीय आर कमलनाथ जी जो कि तेलंगाना से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय आर कमलनाथ जी। माननीय आर कमलनाथ जी मीटिंग में जुड़े हों तो अपना माइक खोलें और अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है आप? आर कमलनाथ मीटिंग में नहीं जुड़े क्या सर? ठीक है, तो कार्यक्रम को आगे गति देते हुए माननीय प्रदीप कुमार जी जो कि उत्तराखंड से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय प्रदीप कुमार जी। जय भीम नमो बुद्धाय सर। हेलो। शायद सर नहीं जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं सर, जुड़े हुए हैं। अभी आवाज आई थी उनकी। Realme 3 Pro। जय भीम नमो बुद्धाय सर। एक्चुअली जी। सर प्रदीप कुमार जी यहाँ पे जुड़े हुए नहीं हैं। एक्चुअली उनके नियर बाई में एक डेथ हो चुकी है, तो उस सिलसिले में लगे हुए हैं। ओके जी रोहित जी सर आगे बढ़िए। जी मैम, तो कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि जी माननीय योगेश गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। माननीय योगेश गौतम जी। सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी।
सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में मैं नमन करता हूँ। सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्मकांत भारती बौद्ध साहब हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं और संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष मानव बादल बौद्ध बौद्ध जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य, हमारे समस्त राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रदेश प्रभारी, सभी सम्मानित साथियों को जो अब जूम वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं और एक कमांडर होने के नाते सैल्यूट प्रेषित करता हूं। क्योंकि मैं कहीं सफर में हूं, आज जो धम्म सेवक संघ के जो विस्तार से को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें हमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने लगभग हम सभी साथियों को 3 बिंदु या 3 टॉपिक दिए थे जिसपे हमें बात रखनी है, जिसमें हमारे प्रफुल्ल जी ने बात रखी है एमपी से, शैलेश बौद्ध जी है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने भी अपनी बात रखी, और 2 हमारे साथी किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं। तो मैं, क्योंकि जो विस्तार की बात है धम्म सेवक संघ की, तो जो हमारा दिल्ली में अभी कार्यक्रम हुआ है, जो हमें धम्म सेवक संघ के साथियों को, क्योंकि धम्म सेवक संघ को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी, सभी साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितनी भी सहयोग हो सका वो उन्होंने मदद की और आगे भी मदद करते हैं, करते रहेंगे। तो जो साथी आने चाहिए थे दिल्ली में 26 नवंबर को, वो उतनी संख्या हमारे धम्म सेवक संघ की नहीं दिखी। तो खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो धम्म सेवक संघ है, नौजवान साथियों का जो मानवर भारती साहब ने बनाया है, तो अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। कुछ हमारे धम्म सेवक संघ के जो ये साथी हैं, वो अभी में कन्वेंस पावर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं अभी इतनी बात रखने की, बात करने की, किसी को कन्वेंस करने की, राजी करने की अभी उतनी पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आप लोग हम पर काम करेंगे, हम आपका साथ देंगे, तो निश्चित ही ये हम इसको जल्दी होते देखेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो विस्तार से विषय है, मैं उसमें मेरी राय यही है कि जब तक हम जितने भी धम्म सेवक संघ के साथी हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ साथी हों, जो भी साथी हमें ट्रेनिंग देंगे, हमें सिखाएंगे, हम सीख कर और साथियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमारी अभी जल्द से जल्द धम्म सेवक की जो भी साथी है उनकी ट्रेनिंग कम से कम 2 से 3 दिन की हो। क्योंकि जब तक हम अपने महापुरुषों की जीवन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने महापुरुषों के जीवन को नहीं जानेंगे, तो हम में भी अनुशासन नहीं आएगा, हम में भी वो बातें नहीं आएंगी जो बातें आप लोगों में है। जो आप में इतना धैर्य है, आप लोग जो जितना अब तक हमारे बहुजनों के कारवां को यहाँ तक लाए हैं, तो हम में वो कमियां हैं, हम वो कमियां पूरी करेंगे, ऐसा आश्वासन मैं देता हूँ। मैं भी अपने सभी वॉलेंटियर के साथ मिलकर उनके हेल्प कर कर जितनी भी
उससे होगा। मैं अब राज्यों में आप लोगों के माध्यम से जितने भी राष्ट्रीय महासचिव सचिव जितने भी होंगे उनके माध्यम से मैं अपने युवा साथियों को निकालने का मैं प्रयास करूंगा। मैं काफी समय देने के मेरा मन बन रहा है। और जो अभी संस्थापक अध्यक्ष जी ने कहा है 17-18 जो मार्च का जो कार्यक्रम है, हमें उसमें आप लोगों के सहयोग से चढ़कर हिस्सा लेना है। दिल्ली का कार्यक्रम हमारा, मैं समझता हूँ जितनी उम्मीद थी उतना व्यापक तो नहीं मुझे लगा। बाकी की जितना हमने दिल्ली में करा वो वहाँ के लोगों के हिसाब से वो काफी अच्छा प्रोग्राम रहा। वहाँ की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई है। लोगों ने बधाई भी दी है। और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को अब दिल्ली में लोग जानने भी लगे हैं। पहले हमें कई बार बहसबाजी भी हो जाती थी थोड़ी बहुत कि ये राष्ट्रीय बौद्ध सभा महासभा कहाँ से आ गई, इतने सारे संगठन। तो थोड़ा थोड़ा अब उन उन लोगों को जवाब थोड़ा सा मिलेगा। खैर वो भी अपने अपने ही साथी लोग हैं। और तीसरे जो टॉपिक है हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी द्वारा, उनको भी हो सकता है बहुत सारे साथियों ने बातें कही है तो वो इसमें चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो एज ए कमांडर होने के नाते मैं इसमें कोई राय नहीं दूंगा, चूंकि मुझे जो इतना आप लोगों ने आदेश किया है मैं उतना ही ड्रेस के अगर उसकी गुणवत्ता बताए उसका कलर कौन सा है तो वो भी अपने आप में गौरवशाली कलर है। लेकिन खैर वो ड्रेस अगर कुर्सी लिया बेटा। अगर सिक्योरिटी गार्ड से या किसी से मैच हो रही है तो हमारे मान्यवर जितने भी वरिष्ठ साथी हैं वो निर्णय लें। इसमें मेरा निर्णय कुछ नहीं रहेगा, शून्य रहेगा। जैसा आप आदेश करेंगे वैसा हम अ, आपकी बात को सर्वसम्मति से सभी लोग मानेंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने बातें कही हैं और कही हैं तो कुछ बात होगी। ये सभी सीनियर साथियों पर मैं छोड़ता हूँ। और बस अपने धम्म सेवक संघ के सभी साथियों से और अपने वरिष्ठ जनों से मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि धम्म सेवक संघ को बढ़ाने में वह पूर्ण सहयोग करें। क्योंकि मैं देखता हूँ आज जो परिस्थिति है और आप सभी की लगभग वरिष्ठ साथी हैं जो सभी की स्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है एक दो बीमारी शरीर में नहीं है, काफी बीमारी है। अगर आप लोग अगर अचानक ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध ना करें, लेकिन और संगठनों का जो माध्यम रहा है कि वहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी जो कुछ करने लायक थे लेकिन स्वास्थ्य के कारण क्योंकि इतनी मेहनत करते थे वो लोग और इस दुनिया से विदा हो गए, तो इस बात की गंभीरता को मैं बहुत बखूबी समझता हूँ। तो जितना तेजी स्पीड मुझे दिखानी होगी मैं पक्का आश्वासन देता हूँ मैं तेजी स्पीड दिखाऊंगा। और जितना आपका आदेश होगा मैं 100% तो नहीं पालन करने की आपको आपसे विनती करता हूँ। मैं 100% करूंगा। और अब हमारे सभी साथी अगर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़े और प्रशिक्षण के माध्यम से हम युवा साथी आगे मूवमेंट को बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों ने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे पूर्वक सुना। मेरा तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। बहुत बहुत साधुवाद माननीय नेशनल कमांडर जी। जिन टॉपिकों को हमारे संस्थापक जी ने दिया उन्हीं पर अपनी बात रखी गई। निश्चित बहुत ही सहज सरल तरीके से समझाया गया है। हमारे कुछ नए डीएसएस के युवा साथी आज की जूम मीटिंग में जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारती जी से भी चाहूंगा कि हमारे बीच में अनुमति चाहूंगा कि हमारे बीच में एक कक्षा 10 की छात्रा है, बेटी है, वो भी डीएसएस की तैयारी में लगी हुई है। उसे कुछ सिखाना है, कुछ बताना है और वो
अभी की कुछ बातों से सीख कर कुछ अपनी बात रखना चाहती है, तो माननीय हाँ, बुलवा दीजिए, बुलवा दीजिए, अनुमति है। जी सर। मैं चाहूंगा कि हमारी छोटी सी बेटी है, बहन है, अंजलि बौद्ध जी, DSS, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो अपना माइक खोले और अपनी बात रखे। अंजलि बौद्ध जी। कहाँ से है ये बेटी? मध्य प्रदेश सतना जिले की है। अभी अच्छा, कक्षा ठीक 10 है, में अभी कक्षा 10 में रनिंग में है, पढ़ रही हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद रोहित बौद्ध सर। सबसे पहले करुणा सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, आज की जूम मीटिंग में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद एवं नेशनल कमांडर व वरिष्ठ पदाधिकारियों को सलूट करते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धम्म सेवक संघ से नाम अंजलि बौद्ध, जिला सतना, संभाग रीवा, मध्य प्रदेश से हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमसे उम्मीद लगाई है, मैं उसमें सतत खरी उतरूंगी एवं सामाजिक परिवर्तन का काम करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद बहन अंजलि बौद्ध की। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धम्म प्रकाश भारती जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, हमारे साथियों ने अपनी बात को रखा, उसी के साथ अपने आप को जोड़ते हुए धम्म सेवक संघ का उद्देश्य बहुत पहले से बताया गया है। पुणे में फिर एक बार याद दिलाता हूं। धम्म सेवक संघ का उद्देश्य भावी लीडरशिप को तैयार करना होगा, अर्थात आज के 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद हमारे देश का धार्मिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व कौन करेगा, उसकी तैयारी धम्म सेवक संघ के माध्यम से ये शुरू की जाएगी। इसीलिए धम्म सेवक संघ में उम्र, मेरा ये प्रस्ताव है कि हम उम्र रखें लगभग 12 वर्ष या 15 वर्ष। 12 वर्ष 15 वर्ष के अपने बेटे को और बेटी को, जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हमारी 12-13 साल की 14 साल की बेटी अंजलि बौद्ध यूनिफॉर्म में थी, ड्रेस में थी, और वो उसने बोलने की हौसला बढ़ाया, बोलने की हिम्मत पैदा की। इसके लिए मैं उस बेटी का, अंजलि बौद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जब बचपन से, बालापन से बच्चे को तैयार किया जाएगा, बेटे को तैयार किया जाएगा, बेटी को तैयार किया जाएगा, तो उसके दिलो दिमाग में महापुरुषों का मिशन,
राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, और वो नैतिक होकर, नैतिक जीवन होकर, चरित्रवान जीवन होकर, तो इस तरह का वो एक नेतृत्व तैयार होगा, वो एक टीम तैयार होगी। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होगी, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु ये प्रकृति का नियम है। तो जिसने जन्म लेना है उसने एक दिन मरना है। तो मरने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि जो तैयार हुआ व्यक्ति है वो जिस दिन मरेगा, जिस दिन उसकी मृत्यु होगी, उस दिन वो समाप्त हो जाएगा और उसके साथ उसकी सारी विद्या, सारा ज्ञान, सारा सब कुछ उसके साथ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर हमको उसका अल्टरनेट चाहिए, उसका विकल्प चाहिए। तो विकल्प है उसका जन्म। जन्म उसका विकल्प है कि जब जन्म होगा तो वो जन्म, जो बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद फिर वह बच्चा तो उस व्यक्ति के काम को संभालेगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया जो होगी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होगी। जैसे मुझे याद है बुद्ध के समय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि तथागत आपकी बात अगर मान ली जाए, आपके पांचों शील मान लिए जाए, अष्टांग मार्ग मान लिया जाए, आपकी शिक्षाओं को मान लिया जाए, तो फिर हमारे दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। ना तो सेना की जरूरत होगी, ना दूसरी जरूरतें होंगी। तो तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया कि नहीं, उसके बाद भी जरूरत होगी। तो उन्होंने पूछा तथागत क्या जरूरत होगी? तो महाकारुणिक बुद्ध ने कहा शिक्षक और दीक्षक, ये दो लोगों की जरूरत सदैव रहेगी। शिक्षक, शिक्षक मीन्स जो शिशु जन्म लेगा, उस जन्मे हुए शिशु को शिक्षित करने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक की अर्थात एक टीचर की, गुरु की जरूरत होगी। और जब वह बच्चा बालिग होगा, समझदार होगा, तो जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने के लिए किन नियमों का पालन करना है, हमारे जीवन के आदर्श क्या होना चाहिए, हमारे जीवन की नैतिकता और पवित्रता क्या होनी चाहिए, उसके लिए दीक्षक की जरूरत होगी। दीक्षक माने धम्मगुरु, धम्मगुरु। तो इस प्रकार से शिक्षक और दीक्षक की जरूरत सदैव रहेगी। जब तक ये पृथ्वी, आसमान, संसार रहेगा तब तक रहेगी। ये मैंने बुद्ध का कोटेशन इसलिए यहाँ कोट किया है कि धम्म सेवक संघ हमको आज ऐसा लगता है कि बहुत छुपा है। हम सीनियर सिटीजन लोग या सीनियर जो साथी गण है इसका सही रहस्य समझ पाए, इसका सही कारण समझ पाए, तो शायद आने वाले हजारों हजारों वर्षों तक समाज के हर दिशा में नेतृत्व करने वाले लोग तैयार किए जाएंगे, ये धम्म सेवक संघ के माध्यम से। निस्वार्थ, निष्पक्ष और केवल सेवा भाव उनका उद्देश्य होगा, ऐसा उनका हृदय होगा, ऐसा उनकी चाहत होगी। तो धम्म सेवक संघ को हमें काफी सीरियस लेना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल का जो निर्माण किया था वो इसी उद्देश्य के लिए किया था। और उन्होंने कहा था, अपने स्पीचों में कहा है कि बॉम्बे के अंदर जो उन्होंने सिद्धार्थ इंटर कॉलेज बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सिद्धार्थ इंटर कॉलेज का जो इस्तेमाल होगा, इसका जो उपयोग होगा, तो वो समता सैनिक दल को प्रशिक्षित करने के लिए होगा। समता सैनिक दल का जो हमारा युवा होगा, बालक होगा, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। और प्रशिक्षित करने के बाद
तो वो समता मूलक समाज की स्थापना भारत में करेगा। ये बाबा साहब के शब्द हैं जो मैं आप लोगों के बीच में रिपीट कर रहा हूं। लेकिन किसी कारणवश वो संकल्प बाबा साहब का और वो चाहत आपसी झगड़े विवाद या राजनीतिक चाहत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गई, वो पूरा नहीं हो सका। तो फिर उसी की भरपाई करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने, सभी सीनियर लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि भाई हमको तो ऐसा धम्म सेवक संघ की शुरुआत करनी चाहिए अपने बचपन से ही। और मैं चाहूंगा अगर आप सब लोग ठीक समझेंगे तो 1 मार्च से हमको शाखाएं शुरू कर देनी चाहिए। 1 मार्च से, 1 मार्च 2024 से हम बड़े लोग भी, बच्चे लोग भी, परिवार के लोग भी सुबह 4 बजे 5 बजे निकलें, पड़ोस के पार्क में जाएं, अपना जो भी स्थान हो वहां हम लोग अपना पंचशील का ध्वज लें, उस पंचशील के ध्वज को, झंडे को हम लोग नमस्कार करें, और जो भी योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, वो करें। और वो सब करने के बाद फिर कोई एक सीनियर साथी 5 मिनट त्रिशृण और पंचशील उन बच्चों को कराए, उनमें संस्कार डाले और सिस्टम डाले। इसी के बीच बीच में जो हमारे फोर्स में से रिटायर्ड लोग हैं, मिलिट्री से रिटायर्ड हैं या पुलिस से रिटायर्ड हैं या पीएससी से या हमारा जो दूसरे फोर्सेस हैं उससे जो रिटायर्ड लोग हैं, तो उनसे भी हम संपर्क करें। और संपर्क करने के बाद वीक में 1 बार यानी सप्ताह में 1 बार हम फिर उन बच्चों की 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, जरूरी नहीं है कि वो कोई एक बहुत बड़ी भीड़ ही होगी, 10 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, तो उनको फिर वो आर्मी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, अनुशासन, सिस्टम उन बच्चों को, और ड्रेस पहनना, ड्रेस का महत्व, इस तरह का उनको सिखाना शुरू करें। तो मैं ऐसा समझता हूं, मैं तो करूंगा शुरू से 1 मार्च से निकलना शुरू करूंगा। और मैं अपने सीनियर साथी जाते ही हैं, सारे लोग, अधिकांश लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन उसी को हम एक सिस्टम का रूप दे दें, उसी काम को हम एक संस्कृति का रूप दे दें, एक सिस्टम का रूप दे दें, बस इतना भर करना है। और अपने बच्चों को ही साथ ले जाएं, जब तक पड़ोसी के बच्चे नहीं चल रहे तब तक अपने नातन को, अपने नाती को, अपने बेटे को ही ले जाना शुरू करें। तो ये धम्म शाखा के नाम से जानी जाएंगी। धम्म शाखा अर्थात नैतिक जीवन जीने की कला की ये शाखा होगी। तो इस किस्म से मैं समझता हूं कि हम लोगों को चिंतन अध्ययन करना चाहिए। और ये जो 2 दिवसीय धम्म सेवक संघ का अधिवेशन होगा आगरा में 17 मार्च और 18 मार्च को, ये दूसरा होगा हमारा। तो मैं समझता हूं कि लगभग पूरे देश भर से करीब बहुत ज्यादा ना हो सके तो 1,500-2,000 युवा जरूर आए। युवाओं को हम लोग तैयार करें, उसमें लाएं। और 17 का जो हमारा रहेगा वो कैडर ही रहेगा, एक तरह का कैडर रहेगा, प्रशिक्षण रहेगा धम्म सेवक संघ के लिए। और 18 का जो रहेगा तो वो हमारी धम्म यात्रा रहेगी। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने से पूर्व जो बुद्ध विहार बनाया, बुद्ध विहार में जो उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को अपने कर कमलों से स्थापित किया आगरा में, और उसी दिन उनका बहुत ही मैं समझ सकता हूं कि भारत के 100 करोड़ लोगों को उनका जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, उनका त्याग क्या होना चाहिए, उनके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो उनका भाषण भी है, तो उससे भी हम लोग स्मरण करेंगे, उसकी याद भी करेंगे। और इन 67 वर्षों में क्या हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए मार्ग का, निर्देशों का पालन किया है अथवा नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है, और अब कब करना है, हमें कैसे करना है, इस सब पर हम लोग
चर्चा करेंगे। तो ये मैंने बातें रखी हैं। शेष चूंकि सारी कमेटियां भंग हैं और सारे साथियों से अनुरोध किया गया है कि जब तक नई कमेटियां नहीं बनती हैं तब तक वो यथावत अपनी जिम्मेवारी निभाते रहेंगे। 23 दिसंबर की शाम तक 5 बजे तक 6 बजे तक कुछ जिम्मेवार साथियों को केंद्रीय कार्यालय आगरा पहुंचना है और 24 दिसंबर 25 दिसंबर को उनका ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग इस बार जो होगी तो एक दिन तो आचार्य जी हमारे सभी को पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 10-10 मिनट 15-15 मिनट सबका टेस्ट लिया जाएगा, सबका परीक्षण होगा। जिनको भी आचार्य के रूप में ट्रेनिंग देनी है, जिनको देश भर में प्रशिक्षण देने हैं, तो उनको वहां पर ट्रेनिंग के माध्यम से, वैसे तो सब होशियार है, मैं नहीं जानता कि, मेरा ऐसा कहना नहीं है कि वो नहीं जानते, वो सब जानते हैं, लेकिन एक बार उनका टेस्ट जरूर होगा। तो टेस्ट के बाद फिर एक आचार्य समूह या कह सकते हैं कि एक आचार्यों का पैनल तैयार किया जाएगा जो गांव गांव में, कस्बा में, जिले में, शहर में उनके निरंतर या साप्ताहिक उनके प्रशिक्षण के माध्यम कार्यक्रम होंगे। मुझे ठीक से याद है, आप लोग बहुत पुराने साथी जुड़े हुए हैं, मैं आज से 35 वर्ष पुरानी बात आपको याद दिला रहा हूं। 35 वर्ष पहले जो वामसेफ के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब ने एक बैच तैयार किया था पूरे देश भर में, और एक जिले में 10, 12, 15 से ज्यादा संख्या लोगों की नहीं थी, 10, 15, 12। आगरा में अधिकतम 20 लोग थे केवल। तो वो उनकी वर्ष में कितनी छुट्टी होती थी, वो छुट्टी सारी कैलेंडर से और डायरी से वो अपनी डायरी में मेंटेन करते थे, और छुट्टियां मेंटेन करके तो 2-2 लोगों की टीम बनाते थे, एक स्कूटर पर 2 लोग, और 10-10 दिन 15-15 दिन पहले से ही वो प्लान कर लेते थे कि ये हमारा छुट्टी का दिन, फलाना गांव में सुबह चाय पियेंगे, हम जाके 7 बजे फला गांव में चाय पियेंगे, 10 बजे दूसरे वाले गांव में जाके चाय पियेंगे, 1 बजे तीसरे वाले गांव में जाके हम वहीं खाना खाएंगे। ऐसे करके वो प्लान करते थे, और उनके पास एक झोला होता था, उस झोले में एक प्लास्टिक की ब्लैक कलर का बोर्ड होता था जिसको फोल्ड करके घड़ी करके वो रख लेते थे, और चौक होता था, और कहीं भी चौपाल पे किसी का भी बड़ा घर है, कहीं भी एक कील होती थी और एक छोटी सी हैमर होती थी, उसको वो लगा के टांग के ठोक देते थे। और बहुत बड़ी संख्या नहीं होती थी, कहीं 20 लोग बैठते थे, कहीं 15 लोग बैठते थे, कहीं 10 लोग बैठते थे, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे वो ये पेन लेकर, ऐसे पेन लेकर ये पूरा सिस्टम समझाते थे। ये 3%, ये 5%, ये 5.5%, और ये ढक्कन है, इनके पास कोई पावर नहीं है। पावर हमारा ये सब 85 में है, SC ST OBC, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, ये सब में पावर है, सारी ताकत इसमें है। लेकिन बड़ी चालाकी से ये ढक्कन जिसमें कुछ नहीं है, ये इसके ऊपर रूल कर रहा है। इतनी बार बात को ब्रीफ करते थे पुराने वामसेफ के लोग, और इसी से ब्रेन वॉश करते थे, इसी से ब्रेन वॉश करते थे, और ब्रेन वॉश करते 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 साहू फुले अंबेडकर संत गुरुओं के पूरे जीवन को उन्होंने देश के सामने रखा, और उससे भारी परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो मैं समझता हूं ये काम रुका हुआ है, ये पिछले 15 वर्षों से इस काम पर देश में ब्रेक है, ये काम हमारा नहीं चल रहा। तो ये जो प्रशिक्षण का कॉन्सेप्ट रखा गया है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो भी साथी हैं, जितने भी कम साथी हैं, बहुत बड़ी संख्या हमारे पास नहीं है, हम नहीं कह सकते, ये दावा नहीं कर सकते कि हजारों लाखों लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जितने भी हैं 100, 200, 500, 1000, हम इन्हीं का प्री प्लानिंग इस्तेमाल करके, और धम्म का, बुद्ध का, फूले का, साहू का, बाबा साहब का सही आंदोलन क्या है, उनका सही मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, किस रास्ते पर चलकर हम इस देश को अखंड भारत, अशोक सम्राट के सपनों का भारत बना सकते हैं। तो ये टिप्स जैसी रहेंगी, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के, ये हमको गांव गांव में जाके
ब्लॉक में जाके, कस्बों में जाके। देखिए, केवल शहर शहर में बैठ के काम चलने वाला नहीं है। मेरा पूरा अध्ययन और चिंतन है कि शहर का आदमी बहुत निकम्मा है। सबको तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बड़ी संख्या में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो शहर का आदमी ज्यादा महत्वाकांक्षी है, ज्यादा स्वार्थी है, ज्यादा निकम्मा है, अपेक्षा रूरल एरिया के। रूरल एरिया जो गांव देहात का एरिया है, वहां का आदमी शहर की तुलना में ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा अच्छे से बात को समझता है, और ज्यादा अच्छे से वो सेक्रीफाइस करता है, ज्यादा अच्छे से वो मिशन को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो अभी हमें आरबीएम के माध्यम से, धम्म सेवक संघ के माध्यम से, सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से हमको रूरल एरिया में निकलना है, ग्रामीण अंचलों की ओर निकलना है। और हमारा 30% आबादी शहरों में है। हमारे संख्या की 30% आबादी शहरों में है, 70-75% हमारी आबादी गांव देहात में है। तो गांव देहात के लिए भी हमें निकलना है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये हमारा 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के दोपहर 2, ढाई, 3 बजे तक ये शिविर रहेगा। इसमें आपको रहना है। और चूंकि स्पीड कमजोर ना पड़ने पाए, स्पीड में कोई कमी ना आए, 26 नवंबर 27 नवंबर का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। कम से कम 20-25 से ज्यादा फोन दिल्ली से मेरे पास भी आए, और उन लोगों के आए हैं जो जो विरोध में थे। खुल के तो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध कर रहे थे। ऐसे लोगों ने भी फोन करके कहा कि साहब, आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सामाजिक न्याय परिषद और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन था जंतर मंत्र पे, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए, लोगों ने, खास करके उन लोगों ने जो ये सवाल उठाते थे कि भाई ये आरबीएम बनाने की क्या जरूरत है, ये बनाने की क्या जरूरत है, अगर उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, काफी अच्छा प्रोग्राम था, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हम प्लस में हैं, हम लोग फायदे में हैं। तो ये हमको काम करना है, और इस काम के लिए ही ये रखा है। तो देखिए, अभी मैंने अपने कुछ प्रोग्राम लगा दिए हैं, और आप सब लोग भी अपने अपने प्रोग्राम लगा लीजिए। हमारे सभी जो राष्ट्रीय लेवल के सीनियर जिम्मेवार साथी हैं, या प्रदेश लेवल के प्रदेश संयोजक रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, या उपाध्यक्ष महासचिव रहे हैं, वो साथी भी अपने अपने सभी लोग प्रोग्राम लगाइए। हम लोगों ने भी जो प्रोग्राम लगाए, आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी से बात करके और उत्तर प्रदेश की सारी टीम से बात करके, ये बैठकें हैं। मैं एक बात और बता दूं, ये कोई सभा नहीं है, सभा नहीं है, बैठक है। और बहुत छोटे, कम कम संख्या में बैठक है, 100-150 लोगों की बैठक है बस। तो ये हमने लगाए 7 जनवरी को, दिन रविवार, समय 11 बजे। ये लगाया है विधायक निवास, दारुल सफा, ए ब्लॉक। वहां एक कॉमन हॉल है, वो कॉमन हॉल विधायक लोगों को मिल जाता है बहुत सस्ते में। तो ये रखा है। तो इसमें पूरे यूपी से करीब 200 लोगों को वहां बैठना है, और हम लोग ये चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उन पे, और कमेटियां बनाने में, जिला कमेटियां बनाने में, और संभाग और मंडल की कमेटियां बनाने में। तो ये लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से हम लोग शुरू कर रहे हैं। दूसरा है हमारा 13 जनवरी को नागपुर में, ये महाराष्ट्र इकाई का है, नागपुर में 13 जनवरी को। और इसमें संगठन के साथ साथ जो हमारा 17वां अधिवेशन है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, वो नागपुर में प्रस्तावित है करने के लिए। तो उसकी तैयारी रखने के लिए ये प्रोग्राम है। 14 जनवरी को है, ये 13 को शनिवार है, 14 को हमारा प्रोग्राम है रायपुर में, छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो यहाँ पे हमने माननीय आशाराम बौद्ध जी से बात कर ली है, विजय बौद्ध जी साहब से बात कर ली है। तो करीब
एक जिले से 3-3, 4-4 लोगों को बुलाना है। वहां 32 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, तो 32 जिले से 2 लोग, 3 लोग, अधिकतम 4, इतने लोग बुलाने, से ज्यादा नहीं बुलाने। तो ये रहेगा। 17 जनवरी को है रांची में। रांची में है ये। रांची झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी है। दिन बुधवार का है। मेरी वहां के अपने माननीय रामप्रसाद बहुत साहब से बात हो गई है, तो स्थान वो बहुत जल्दी बता देंगे। तो ये हमारी बैठक रांची में रहेगी। और उसके बाद 22 जनवरी को है बोध गया में बिहार राज्य की बैठक। तो बिहार राज्य की बैठक होगी। तो इस तरह से हम लोग निकलेंगे। इसमें उड़ीसा का भी हमको रखना था 16 जनवरी को, लेकिन हमारे जो नेपालेश्वर हैं तो उनकी वो हार्ट की मशीन चेंज होनी है, दूसरी मशीन डलेगी। तो उन्होंने निवेदन किया कि सर मैं थोड़ा उस समय रेस्ट पे रहूंगा। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, दूसरे राउंड में रखते हैं आपका। तो इसी प्रकार से हमारे जो राज्य दूसरे छूट रहे हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, या दूसरे राज्य हैं, तो उन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग उधर भी अपनी अपनी मीटिंगें जरूर लगा लें। और मध्य प्रदेश भी है तो वो ये 24, 25, 26 दिसंबर के बाद हम ऐसा चाहते हैं कि 28 जनवरी को एक मीटिंग ग्वालियर संभाग में हो जाए। तो वो वहाँ हमने निवेदन किया उन साथियों से। तो ये इस किस्म से हमें घेराबंदी करनी है। बहुजन समाज के 100 करोड़ लोगों को ब्राह्मणवादी चक्रव्यूह से धन और ये मीडिया का जो प्रयोग हो रहा है बड़ी तेजी से, उस चक्रव्यूह से निकालने के लिए हमें एक दिन भी बहुत आराम से घर में नहीं बैठना है। इसमें रातों दिन करके हमको लगना है। दूसरा भी, आपने 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे आप लोगों के बीच में हैं। और मैं समझता हूं उन नतीजों से बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। कई लोगों ने मुझे भी फोन किया कि साहब ये कैसा रिजल्ट आया, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने उनको एक ही बात कही जो मेरे अनुभव के आधार पर है। मैंने उनको कहा भाई देखो, जो लोग 365 दिन काम करते हैं, 365 दिन काम करने वाले लोगों से मुकाबला करना है, 365 दिन काम करने वाले लोगों को पराजित करना है, तो आपको भी 365 दिन काम करना पड़ेगा। आपको भी 365 दिन, बरस के 365 दिन काम करना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप समझते ऐसे कि एक बरस में 365 दिन हैं, हम 365 दिन में 15 दिन काम कर लेंगे, 10 दिन काम कर लेंगे, 20 दिन काम कर लेंगे, और 365 दिन काम करने वाले लोगों को हम पराजित कर देंगे, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। वास्तव में आप दिल से चाहते हैं कि हम उन ताकतों को जो देश को तोड़ना चाहती हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहती हैं, वाकई हम उन ताकतों को पराजित करना चाहते हैं और अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सूत्र है, एक सूत्र है कि हम वर्ष के 365 दिन योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग बनाकर काम करें। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता मेरी नजर में नहीं है, मेरी सोच में नहीं है। यदि आप लोगों के पास होता है तो निश्चित रूप से आप लोग बताइए, हम लोग उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 365 दिन काम करने वाले लोगों को पराजित करना है, उनको पीछे छोड़ना है, आपको कामयाब होना है, आपको भारत के इतिहास में अपनी जीत दर्ज करानी है, तो हमें प्रत्येक दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। यही एक सूत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। रोहित जी। शाद शाद शाद। बहुत रोहित बहुत जी। साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। रोहित जी, जी सर। मेरे एक नए साथी जुड़े हुए हैं अभी मीटिंग में, तो वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। उनका नाम राहुल कुशवाहा है। क्षमा चाहेंगे सर। तो
अब कार्यक्रम क्योंकि अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गया है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। मैं आज के कार्यक्रम के आभार और समापन के रूप में हम सबके बीच जुड़े राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें और कार्यक्रम का समापन करें। माननीय बादल सिंह बौद्ध सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार है और हमारे संस्थापक महोदय द्वारा उन्हें इन कमेटियों को गठन करने के लिए प्रशिक्षण और समय देने के आधार पर कार्य को गति प्रदान करने के लिए जो दिशा निर्देश आज प्राप्त हुए हैं, उन दिशा निर्देशों को प्राप्त करते हुए हम सभी साथी कार्य करेंगे, ऐसा निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, दिल से आभार। सादर नमो बुद्धाय। जय। साधु साधु। शाबाश, शाबाश, बहुत बहुत